नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का JK 24/7 में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप जमकर बरप रहा है उत्तर प्रदेश पर। हालात इस कदर भयावह है कि संक्रमितों के मामले में उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे और एक्टिव केसेस के मामले में अब दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। अंदाजा लगा सकते हैं आप आंकड़ों से ही, जब उत्तर प्रदेश में रोजाना 30,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस आ रहे हों और राजधानी लखनऊ में ही यह आंकड़ा 5,000 पार कर रहा हो रोज का। ये करीब करीब 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब राजधानी लखनऊ में संक्रमण अपने उच्चतम स्तर पे है। रोजाना नए केसेस की संख्या एक नया रिकॉर्ड बनाती है। इसके अलावा अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, अपने मरीज को रिक्शे पर लेकर भटकते हुए परिजन, और फिर जब परिजन की मौत हो जाती है तो उसे रिक्शे पर वापस लाते हुए राजधानी लखनऊ की ये तस्वीरें, आगरा से भयावह तस्वीरें जहां एक पत्नी अपने पति को मुंह से सांस दे रही है क्योंकि अस्पताल भटकते हुए भी उसे ऑक्सीजन नहीं मिली और आखिरकार उसका पति दम तोड़ देता है। इस तरह की तस्वीरें जब हम देखते हैं तो अंदाजा लगाते हैं भारत को आजाद हुए 73 साल से ज्यादा हो गए, क्या हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वास्थ्य सेवाएं अभी भी इतनी ज्यादा लचर हैं कि हम किसी भी महामारी का सामना करने के लिए 10% भी नहीं तैयार हैं? किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं, अंदाजा लगाइए। जब आपका मरीज अस्पताल में भर्ती हो, उसका ऑक्सीजन लेवल लो हो रहा हो, सांसें चंद बची हो, वक्त बहुत कम हो और फिर भी ऑक्सीजन मुहैया ना हो पाए, वो मरीज दम तोड़ दे। बहुत मुश्किल है ऐसी भयावह स्थिति को समझ पाना। मरीज के तीमारदार जो उसके अपने होते हैं वही उस दर्द को वहां पर समझ पाते हैं। बात करेंगे आज हम राजधानी लखनऊ, जहां पर कोविड संक्रमण से एक मौत होती है। पूर्व रॉ एजेंट की मनोज रंजन दीक्षित 56 साल के थे, कोविड से बीमार चल रहे थे, सरकारी अस्पताल में इलाज था। उसके लिए गुहार लगाई थी उन्होंने क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में जहां इलाज करा रहे थे वहां का खर्च वो वहन नहीं कर पा रहे थे। यहां पर एक अजीब असमंजस की स्थिति भी देखी गई है कि जिस सीएमओ के रेफर लेटर की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, मुख्यमंत्री की तरफ से भी बात कही गई है। इसके अलावा इस बात को भी लगातार कहा गया है कि अगर कोई भी अस्पताल मरीज को एडमिट नहीं करेगा तो वहां के डीएम और सीएमओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, मगर इसके बावजूद मरीज को एडमिट नहीं किया जाता है। तो आखिर इस देशभक्त की मौत का जिम्मेदार कौन होगा? चर्चा करेंगे इसी पर हम, और बिना देर किए जो 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। और साथ ही सपा की तरफ से हमारे साथ कपीश जी जुड़े हुए हैं। कपीश जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ विजय खेरा जी जुड़ेंगे। शुरुआत मनोज जी मैं आपके पास से करना चाहूंगी। एक देशभक्त की मौत हो जाती है, वो देशभक्त जिसने न जाने कितने साल अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए एक दूसरे देश में बंदी बन के काट दिए। वो रॉ का एजेंट अगर इस बात को कहे कि उसे सरकारी इलाज नहीं मिल पाया, इस बात को कहे कि अगर उसे धन की कमी है, कोई उसका खर्च उठाने वाला नहीं है और अंततः उसकी मौत हो जाती है, तो इससे क्या कहेंगे आप? भारत को 5 ट्रिलियन और यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात की जाती है, मेट्रो सिटी बनाने की बात की जाती है, तमाम तरीके के हाईटेक वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर हम अपने देशभक्तों को ही बचा ना पाए तो फिर फायदा क्या ऐसे बड़े शब्दों का? ऐश्वर्या जी, बहुत ही संवेदनशील और सन 1982 में भर्ती हुए मनोज जी, और 56 साल की उम्र में ऐसी विषम परिस्थिति में इसलिए कहूंगा कि 2013 में इनकी पत्नी कैंसर से जूझ रही थी, वो भी खत्म हो गई। 1992 से लेकर 2005 तक ये पाकिस्तान की गिरफ्त में होते हैं। अगर आप इनके बारे में विचार करिए, विचार करने के बाद जिस विषम परिस्थिति में इन्होंने अंतिम सांस ली होगी, इन्होंने क्या सोचा होगा, क्या कोसा होगा, क्या बददुआएं दी होगी, क्या इनके दिल से निकला होगा कि ये वो कौन सा दिन था जिस दिन हमने किस विषम परिस्थिति में देश की सेवा के लिए कसम खाई और हमने वो यातनाएं झेली। कम से कम उस यातना के बाद ये अंतिम दिन हमारे ऐसे नहीं होने वाले थे। अब मानते हैं ऐश्वर्या जी, मानते हैं कि आपदा काल चल रहा, परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि हम 2020 के मार्च में नहीं है, हम 2021 के अप्रैल में हैं।
मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे हमारे साथी ऐसे नहीं रहे या विगत 15 दिनों में ऐश्वर्या जी हम प्रतिदिन 15 से 20 से 25 कॉल ऐसे रिसीव करते हैं जिनकी स्थितियां मनोरंजन जैसी ही होती है। ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। हमारे बहुत सारे पत्रकार वरिष्ठ और जूनियर साथी नहीं रहे, आपने देखा होगा रोजाना हम किस तरीके से उन चीजों को देख रहे हैं। लेकिन कम से कम मैं प्रदेश के मुखिया से या प्रदेश के पार्टी प्रवक्ता से या देश में, चूंकि सरकार दोनों जगह इनकी है, ऑक्सीजन के बिना बेड के, देखिए जाना आना एक अलग विषय होता है, लेकिन इलाज के बिना किसी को मृत्यु काल के गाल में चला जाए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और उसके परिवार के, उसके जुड़े हुए जो भी लोग हैं ऐश्वर्या जी, आप उनके दिल से पूछे, जैसे अभी आप जिक्र कर रही थी, मैं एक बार जिक्र करूंगा आपसे, पति खत्म हो गया, पत्नी ने पी करके अब सैनिटाइजर पी लिया, जान चली गई, बच्ची अनाथ हो गई। हजारों घटनाएं देश और प्रदेश में प्रतिदिन ऐसी हो रही है, भयावह स्थिति है। जी जी बिल्कुल, ये तस्वीरें बहुत ही भयावह हैं। विजय खेरा जी आपके पास आना चाहूंगी, जी रुकना चाहूंगी आपको, मनोज जी दोबारा आऊंगी आपके पास। विजय जी, जिस तरह से मरीज को भर्ती किए जाने को लेकर के तमाम तरीके की असमंजस की स्थिति थी, यहां पर 2 दिन पहले ही ये बात साफ हो चुकी थी कि अब सीएमओ के लेटर की जो अनिवार्यता है वो खत्म कर दी गई है किसी भी कोविड मरीज को अस्पताल में एडमिट करने के लिए। लेकिन यहां पर 2 अलग अलग प्रोटोकॉल्स, 2 आदेशों का उल्लंघन किया गया इस केस में। अगर हम मनोज रंजन जी के केस को देखते हैं, जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु के 18 घंटे बाद वो सीएमओ का लेटर आता है कि हाँ अब मान्यता आपको दी जा रही है कि आप भर्ती हो जाएंगे, जो कि पहले ही खत्म हो चुकी थी। और दूसरी, कोई भी अस्पताल किसी मरीज को एडमिट करने के लिए मना नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो सीएम के निर्देश के अनुसार वहां के डीएम, वहां के सीएमओ पर सख्त कार्रवाई होगी। मगर इन दोनों आदेशों को दरकिनार किया गया। अंदाजा लगाइए 18 घंटे बाद अगर सिर्फ मान्यता आएगी लेटर की, तो मरीज का हम इलाज कब शुरू करेंगे? और नतीजा यही निकलेगा कि हमने अपने देशभक्त को खो दिया। किसको जिम्मेदार ठहराया जाए इसके लिए? विजय जी हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे, तब उनसे सवाल करेंगे। फिलहाल कपीश जी के पास जाते हैं। कपीश जी, जिस तरह की स्थिति बन रही है, लगातार जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वो भी ऑक्सीजन के किल्लत से, तो कभी जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी हो गई, मार्केट में दवाएं नहीं है, उसकी वजह से क्या कहेंगे? राजधानी लखनऊ को मेट्रो सिटी, हाईटेक सिटी, न जाने क्या क्या बताने की बात कही जाती है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी कि कोरोना की दूसरी लहर में हम इस बुरी कदर धराशायी हुए हैं कि सब तरफ सिर्फ मौत का ही आलम नजर आ रहा है। ऐश्वर्या जी, बहुत सीधी सी बात यह है कि 2020 के अंदर जब ये पेंडेमिक आई थी, तो आपने देखा होगा कि अचानक लॉकडाउन किया गया था, और अचानक लॉकडाउन करने के बाद पूरी की पूरी ट्रेनें बंद कर दी गई, पूरा परिवहन बंद कर दिया गया, टेम्पो टैक्सियां बंद कर दी गई, और उसके बाद जो भयावह स्थिति थी उसको पूरा देश ने देखा। लेकिन एक चीज इसमें फिर भी पॉजिटिव कि कम से कम जब पेंडेमिक एक्ट लग गया था तो पूरे देश के अंदर जो पेंडेमिक थी, महामारी थी, तो एक जैसी नीतियां बन रही थी जिसको लागू किया जा रहा था। एक ही जगह तानाशाही चली, वो ये कि बिना किसी से पूछे अचानक सारी चीजें बंद कर दी गई, और दूसरा ये कोई कोऑर्डिनेशन करने के लिए मुख्यमंत्रियों की बैठक डे या फर्स्ट से नहीं की गई थी। सिर्फ इतनी कमी थी, और इसी वजह से शायद जब इन चीजों को दूर किया गया 2, 4, 6 महीने में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो इस पैंडेमिक पर हमने अच्छा प्रहार भी किया और एक समय इसको रोक भी लिया था। आपको याद होगा कि L1, L2, L3 के बेड्स उस समय बने थे, लेकिन वर्तमान समय में जो स्थिति है, हमारी केंद्र सरकार हो चाहे हमारी राज्य सरकारें हो, ये सब पूरी तरीके से उपेक्षा और लापरवाही का शिकार हो गई, और इन्होंने केवल WHO के नाम पर अपनी जीत सुनिश्चित कर पूरे देश के अंदर इस बात का प्रचार किया कि साहब हमने पेंडेमिक को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है। लेकिन दरअसल वो अपने कहीं ना कहीं अहंकार के अंदर इन चीजों को भूल रहे थे कि वो किस पेंडेमिक के अंदर पूरे देश को ले जाकर के वो झोंक रहे हैं। क्योंकि
टोटल इलेक्शंस में देश को झोंक दिया गया। सेकेंड वेव आने के लिए पहले से आईसीएमआर कह रहा था, डब्ल्यूएचओ इस बात को सतर्क कर रहा था, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये पेंडेमिक चल रही थी। बावजूद इसके हमारी केंद्र सरकार ने, हमारी राज्य सरकारों ने सचेतता नहीं बरती, और जो हम लोगों ने 1.5 साल के अंदर जिन चीजों का निर्माण किया, जैसे L1, L2, L3 के बेड्स जो बनाए थे वो सब टूट गए, और जो नर्सिंग स्टाफ रखा गया, जो संविदा पे डॉक्टर रखे गए, कंपाउंडर रखे गए, क्लास 4 को क्लास 3 के एम्प्लॉय रखे गए, सब खत्म हो गए। अब अचानक जब आप पूरा देश आपने धीरे धीरे करके खोल दिया, और उसके बाद देश के अंदर जिस तरीके से आपने इलेक्शन को खोला, आपने देखा होगा कि पूरी रैली का रैला चल रहा था, और प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री पद से के अनुरूप नहीं बल्कि एक प्रचार मंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे। और मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि विपक्ष को कोसने से पहले यह सोचना होगा कि सरकार नीतियां बनाती है, इस देश को चलाने की जिम्मेदारी सरकार को है, और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि अगर वो कोई लोकतंत्र के अंदर इलेक्शन कराना चाहता है तो पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए उस तरह के नियम और कानून बनाए गए, जिसको कि तोड़ दिया गया पूरी तरीके से। आज उसी के वजह से पूरा देश आज लाशों के ढेर पर बैठा हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं आपको लाशों के ढेर पे कि जो आप पेंडेमिक में आंकड़े देख रहे हैं ये 1/10 है, 10 गुना आंकड़े हैं, इससे कहीं ज्यादा। क्योंकि आप कहीं शमशान पे चले जाएं तो जहां पर रोज प्रिंट होकर आता है कि आज इस जिले में 5 लोगों की मृत्यु हुई, एक्चुअली 50 लोग जो है वो काल के गाल में समा रहे हैं, और सिर्फ उसका कारण है कि सरकार नदारत है। केंद्र सरकार ने कह दिया कि आप आत्मनिर्भर बन जाइए, राज्य सरकारों की ड्यूटी लगा दी गई, राज्य सरकारें आपस में लड़ रही हैं, एक दूसरे के क्षेत्र को जुड़ने के बाद कोई लॉकडाउन कर रहा है, कोई लॉकडाउन नहीं कर रहा है, उस लॉकडाउन का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इस बात को सरकारें समझ नहीं रही कि आप चिताभस्म पर किसके खड़ा होकर के सरकार चलाना चाहते हैं। बिल्कुल, और इस बात को मानने की बजाय बहुत सारी जगहों पर चीजों को ढका भी जा रहा है, मानने की बजाय बहुत सारी चीजों को ढका जा रहा है। मनोज जी, क्या आपको लगता है कि एक मिडिल क्लास और जो वो वर्ग जो टैक्स पे करता है, जी बिल्कुल दोबारा आऊंगी कपीश जी आपके पास। मनोज जी, आपको लगता है कि एक आदमी, आम जनता जो कि टैक्स पेयर है, वो जब टैक्स पे करती है तो क्या उसको इतना भी इन रिटर्न नहीं मिलेगा कि वो अपने सीरियस मरीज को अस्पताल में एक अदद बेड दिला पाए? इतनी सख्त कमी, चौतरफा कमी, मरीजों की टेस्टिंग में कमी, मरीजों की जीवन रक्षक दवाइयां बाजार से गायब, उनकी कालाबाजारी, मरीज के लिए ऑक्सीजन नहीं, और फिर अंतिम संस्कार में भी लकड़ियों की कालाबाजारी। इस हद तक क्या टैक्स पेयर इसलिए टैक्स पे करता है? ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है आपका सवाल बिंदुवार बिल्कुल जवाब देने लायक है। और एक बात ये कहना चाहेंगे कि टैक्स पेयर और सामान्य और गैर सामान्य की इस स्थिति में अगर हम बराबर करके चलेंगे तो मुझे लगता है न्याय कर पाएंगे। आपका बिल्कुल सही है कि भाई टैक्स पेयर इसलिए टैक्स देता है कि उसको सुविधाएं मिले, या जो सरकार को हम टैक्स देते हैं सरकार उसके बदले में स्वास्थ्य शिक्षा को मेंटेन रखे। लेकिन ऐश्वर्या जी, विगत 15 दिन में हालात जो हुए, मैं प्रदेश की बात कर लूं, लखनऊ राजधानी की बात कर लूं, या किसी जिले की बात कर लूं, ढका मुद्दा छुपा कहीं कुछ नहीं है। मीडिया के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए या आम चर्चा के जरिए लोग लखनऊ राजधानी की जो बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं यहाँ आने की बात करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता ही नहीं है ऐश्वर्या जी, मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि सारे वर्ग के लोग इसमें इस काल के गाल में जा रहे हैं, चाहे वो अवैध ऑक्सीजन की बात कर ले, चाहे दवा कालाबाजारी की बात कर ले। और सबसे बड़ी बात, जैसे अभी आपने एक जिक्र किया या कबीर जी ने नाम लिया, साहब डीएम या सीएमओ, आप फोन लगा के देख लीजिए, अब उनके मातहत कर्मचारी फोन उठाते हैं और उनको पता तक नहीं होता कि कौन सा नंबर कहाँ डाइवर्ट करना है, किसको कौन सी सुविधा देनी है। और ऐश्वर्या जी, ये आम समय आम दिन नहीं है। ऑक्सीजन के नहीं मिलने से, बेड के नहीं मिलने से, अस्पताल में नहीं एडमिट होने से उसकी जान सेकंडों में जा रही है और लगातार जा रही है। आपने शमशान का जिक्र किया, आपने अस्पताल का जिक्र किया, हालात बद से बदतर है, स्थितियां नियंत्रण में नहीं है। लेकिन हम जो शुरू में एक बात आपको बोल रहे थे कि 1 साल पहले अगर मार्च 2020 में हालात ऐसे होते तो लगता कि सब कुछ नया नया है। हमको लगभग साल सवा साल मिला मौका, फंड मिला, लोगों का सपोर्ट मिला, लोगों ने इंतजार किया। आम जनमानस उसको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, मास्क क्या होता है, सैनिटाइजर क्या होता है, हम इससे बच कैसे सकते हैं। लेकिन जब चूंकि इस वेव में मास लेवल पर
चीजें घटित हो रही हैं। चुनाव के अगर आप जिक्र करेंगे तो जिला पंचायत की बात कर लें, 5 राज्यों की बात कर लें, कहीं न कहीं नवंबर दिसंबर, कपिल जी, दिसंबर के महीने में जब अन्य देशों में इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी और भारत को भी पता चल रहा था, तो इस नॉन सीरियस का खामियाजा हर व्यक्ति की जान पे बन पड़ी है। हम लोग कोवैक्सीन भी, कोविड सारी चीजें बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल लेकिन ऐश्वर्या जी, भुगतना पड़ेगा। उसके समाज बाद भी डरा हुआ जबरदस्त है। लापरवाही हर स्तर पे देखने को मिली। बिल्कुल सही कहा आपने मनोज जी। हमारे साथ एक बार फिर से विजय खेरा जी जुड़ चुके हैं। विजय खेरा जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जिस तरह से एक देशभक्त रॉ के एजेंट मनोज रंजन, उनकी मौत हो जाती है, उन्हें कोविड का सही इलाज नहीं मिल पाता है। कोई छोटे मोटे जिले की हम बात नहीं कर रहे, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात कर रहे हैं, जिसे बोला जाता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल की हैं, तमाम जिलों से लोग यहाँ पर रुख करते हैं। लेकिन अगर आप उतने ही देशभक्त की मदद ना कर पाए, हमारा देशभक्त वहाँ पर इलाज की कमी से जूझते हुए मर जाए और मौत के 18 घंटे बाद वो सीएमओ का रेफर लेटर आए कि अब आप भर्ती हो सकते हैं, तो फिर क्या फायदा? मौत तो कोई भी हो, किसी की भी हो, दुखद है। फिर आप जिनके नाम ले रहे हैं ये भी दुखद है, और अगर दवाई की कमी से हो या इलाज की कमी से हो तो और भी दुखद है। इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। सवाल इस बात का है कि ऐसा क्यों हुआ। हिंदुस्तान में इस समय लाखों लाखों लोग मरीज हैं, बेड्स की कमी है, एम्बुलेंस में लोग पड़े रहते हैं। मेरा बेटा खुद कोविड वार्ड का इंचार्ज है, एम्स में डॉक्टर था। मैं उसको देखता हूँ, रात को 3-3 बजे रात को आता है, बाहर सोता है, सवेरे 6 बजे फिर चला जाता है। ये सब हालत है, इतने मरीजों की क्यों है। और दवाइयों की होर्डिंग हो गई है, ऑक्सीजन की होर्डिंग हो गई है, रास्ता में लोग ऑक्सीजन के टैंक लूट ले रहे हैं, वहां से चलता है। अभी कल की घटना है, पानीपत से दिल्ली के जो टैंक चला, राजस्थान सरकार ने वो दोनों टैंक उठा के जब्त कर लिए, हरियाणा का नंबर देख के। वो ऑक्सीजन वो यूज कर नहीं पाए, दिल्ली पहुंच नहीं पाई। ऐसे हालात पैदा हो गए हैं हर स्टेट के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में, कि जो हम अपनी मानसिकता है, ठीक है, जो हो रहा है, जो हुआ है, वो एक अलग बात है। आज हमें जब उससे लड़ना है, उस समय तो आप स्थिति देखिए कि लोग किस तरह से होर्डिंग करे ले रहे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। विजय खेरा जी, सरकार विजय जी यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। विजय, यहाँ पर समस्या इस बात की है कि हम उस गलती को दोहराते ही क्यों हैं। एक छोटा सा उदाहरण अगर लोगों के बीच अफवाह या फिर पैनिक क्रिएट करने का हम देख लें, जिस तरह से सबसे पहला लॉकडाउन जब हुआ था उसकी घोषणा, तो बड़ी संख्या में लोग निकल के किराना की दुकान पे भीड़ लगा रहे थे कि शायद राशन ना मिले। उसी तरह की अफवाह जब फैली कि जो दवाई थी हाइड्रोक्लोरोक्विन या फिर दवाई थी आइव्यूमैक्टिन, उसे लेकर के भीड़ लगी, जो दवाइयां थी मार्केट से गायब हो गई। इस तरह की कालाबाजारी की उम्मीद, इस तरह की स्टॉकिंग की जो उम्मीद है वो पहले से हमेशा रहती है। तो क्या सरकार इस स्तर पे अपने आप को चेता के नहीं रख सकती कि अगर रेमडेसिविर आएगी तो उसकी कालाबाजारी होगी? जो सारे नियम कानून बाद में लगाए जाते हैं कि उन पे गैंगस्टर एक्ट लगेगा, सख्त कार्रवाई होगी, क्या उसकी घोषणा अगर पहले की जाए तो शायद ये कालाबाजारी रुके और इसकी वजह से बहुतों की जान बच जाए? इस स्तर पे क्यों गलतियां होती हैं? आप अगर याद करें, जब केंद्र सरकार ने शुरू में, जब ये कोविड फैला था, अभी जिक्र कर रहे थे पिछले साल की कोई प्रवक्ता साहब, तो आपको याद दिलाऊं मैं, उस समय भारत सरकार ने डिसास्टर मैनेजमेंट के तहत पूरे हिंदुस्तान को कोशिश की थी कि हर एक को मदद पहुंच जाए, हर एक को दवा पहुंचे, ऑक्सीजन पहुंचे, इलाज पहुंचे और बेड्स हों। लॉकडाउन करके हमने कंट्रोल कर लिया था। तब उस समय उसी लॉकडाउन का, अब आप क्या बार बार क्या बताऊं, उसी लॉकडाउन का मजाक बना दिया था राहुल गांधी जी ने। तो पूरी कांग्रेस का जितना कैडर था वो सब खिलाफ हो गया लॉकडाउन के खिलाफ प्रचार चालू कर दिया। इस बार इसीलिए लॉकडाउन चूंकि इम्प्लीमेंट तो स्टेट ही करता है, तो स्टेट्स को छोड़ दिया कि स्टेट चाहें जो जहां लॉकडाउन करें। एक बात ये आई। अब जहां तक उस समय वैक्सीन जब निकली तो वैक्सीन का भी मजाक बना दिया, यानी अखिलेश यादव जी ने भी बनाया, राहुल गांधी ने तो बनाया ये वैक्सीन बेकार है, ये फल। तो इस तरह के जब प्रचार, हमारे इतने जिम्मेदार लोग जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रधानमंत्री के दावेदार हो, ऐसा प्रचार करें, उस प्रचार से नीचे तक बात जाती है। इसी तरह फिर वो लोगों का मत हो जाता है वैक्सीन लगवाएं कि नहीं लगवाएं।
हम समय से इसलिए वैक्सीन पूरी भी नहीं लगवा सके क्योंकि हमें स्टोरेज नहीं किया और अंदाजा ही नहीं था कि हमको लोग लगवाएंगे जब लोग सब मना कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री पूर्व उत्तर प्रदेश का मना कर रहा, पूरे सापा के नेता मना कर रहे हैं, तो ये लगता ही नहीं था ये लोग वैक्सीन लगवाएंगे, इनका प्रचार चल रहा था। तो इस तरह से एक समस्या ये भी पैदा हुई रहा शॉर्टेज ऑफ दवाई और ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के लिए भारत सरकार ने 1 से 52 प्लांट का पैसा अलॉट कर दिया। विपक्ष साथ नहीं देता। ठीक है विजय जी, कपीश जी बैठे हैं, कपीश जी से सीधा पूछ लेते। कपीश जी, विपक्ष साथ नहीं देता, पक्ष का ये आरोप बताइए। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि विजय खेरा जी पता नहीं क्यों विपक्ष के पीछे छुपना चाहते हैं। आप विपक्ष नहीं है, आप सत्ता पक्ष हैं। आप नीतियां बनाते हैं, आप नीतियों पे क्रियान्वित करते हैं। हमारे कहने पे अगर आप कर रहे होते तो तानाशाही पूर्वक कार्यक्रम आपने पहले ही नहीं किया होता। विपक्ष तो बहुत पहले से चिल्ला रहा था। नवंबर 2019 से ही पेंडेमिक जो है वो चाइना के अंदर भयंकर रूप ले ली थी और आप जो है नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम फरवरी में करवा रहे थे और आप उससे पहले अमेरिका गए थे। अमेरिका में ये बहुत ज्यादा पेंडेमिक थी जिस समय जो है वो ट्रंप साहब मोदी जी के लिए वहां पर कार्यक्रम उन्होंने कराया था। हाउ डू मोदी। तो आप एक बात को देखिए कि जिस तरीके से आप मध्य प्रदेश के सरकार को गिरा रहे थे, विपक्ष आपको फरवरी में चेताया कि आप मान जाइए, चारों ओर से हमारे बॉर्डर्स को सील कर दीजिए, लेकिन आपने वो नहीं किया। आपने लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन भी ऐसा लगाया बिना किसी मुख्यमंत्री से बात किए हुए, बिना किसी से कंसर्न किए हुए, बिना विशेषज्ञों की टीम की राय लिए हुए अचानक आपने एक फरमान जारी कर दिया कि आज से रेलवे नहीं चलेगी, आज से परिवहन नहीं चलेगी, बस नहीं चलेगी, फला नहीं चलेगा। और उसके बाद देश ने मंजर देगा। हम कह रहे हैं बावजूद उसके कम से कम आपकी सरकार कुछ नीतियां, डिजास्टर मैनेजमेंट जब लागू होता, खेरा साहब आप डॉक्टर हैं और मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, कम से कम अन्य प्रवक्ताओं से आप अलग हैं भाजपा के, आप स्वयं बताइए जब डिजास्टर मैनेजमेंट लागू हो गया बिल्कुल तो ये टाइम नहीं है पक्ष नहीं बनाती है, पूरे देश के अंदर ये नीतियां होती है और सर्वोच्च न्यायालय ने भी आपको लताड़ इसीलिए लगाई है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी केंद्र सरकार और हमारी प्रदेश सरकारें जनता तक जो है अगर स्वास्थ्य की चिकित्सा को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, दवाई नहीं दे पा रहे हैं, बेड नहीं दे पा रहे हैं और यहां तक कि शव के लिए भी कार्यक्रम नहीं करा पा रहे हैं अंतिम संस्कार का, तो ऐसी सरकार अपराध कर रही है। क्यों ना वो उनसे कहा जाए कि आप अपराध कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि इतने बड़ी चीज पीछे भी आप पीछे जाते हैं। अखिलेश यादव ने कह दिया भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अरे भाजपा की वैक्सीन तो पूरा देश नहीं लगवाएगा क्योंकि आप तो गौमूत्र की इंजेक्शन लगवाना चाहते थे। आप तो कह रहे थे कि गो कोरोना गो का नारा देते थे आपके मंत्री। ठीक है कोरोना जो है कपीश जी, पक्ष विपक्ष हमेशा अपनी अपनी बात कहते हैं। ठीक है कपीश जी, मनोज जी आपके पास आऊंगी। मनोज जी यहाँ पर जो सत्ता में होता है उसकी ही जवाबदेही बनती है, जनता को जागरूक करने की जिम्मेदारी भी उसी की बनती है। आपको लगता है कि सरकार इस पर खरी उतरी है? नहीं देखिए ऐश्वर्या, मैं फिर कहना चाहूंगा डॉक्टर विजय खेड़ा काफी वरिष्ठ हैं और पार्टी का पक्ष हमेशा मजबूती से रखते आए हैं। लेकिन मैं फिर बार बार कहूँ, जब ये पेंडेमिक इंट्रोड्यूस हुआ था उस समय हालात अस्तित्व से व्यस्त थे और देश के सभी नागरिक पक्ष विपक्ष आपके साथ थे और आपने पहली बार इसको अच्छे से कंट्रोल किया। हम लोगों ने इसका साधुवाद धन्यवाद दिया। लेकिन जब आपको पता था कि दूसरी वेव आएगी और हालात बस से बदतर होंगे तो आपका मैनेजमेंट फेवर क्यों हुआ? ऐश्वर्या जी, समस्या कहाँ हो रही है? मैं फिर कहना चाहूंगा, खेड़ा साहब जो एग्जीक्यूशन पार्ट में अधिकारी हैं, बेसिकली फ्रंट पेज में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर के सीएमओ, वो कहीं न कहीं लापरवाही का शिकार होकर के जनता की जान जा रही है और उस पर कंट्रोल। चलिए ऑक्सीजन की एकाएक मैं मान लेता हूं कि लोगों ने होल्ड किया, लोगों ने ज्यादा कर लिया और बहुत सारे मरीज ऐसे भी अस्पताल पहुंच गए जिनको आवश्यकता नहीं भी होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेड और ऑक्सीजन की कमी में जिनकी जान जा चुकी है और कहीं कहीं उसके दोषी हम और आपका प्रबंधन या सरकार है। ऐश्वर्या जी, दूसरी बात, अगर आपके एजुकेशन पार्ट में विपक्ष बार बार रोड़े करता है, आपके गैस के टैंकर को या चीजों को कहीं न कहीं तरह लोग रोक रहे, साहब सरकार आपकी, आप उस पर एक्शन लीजिए। आप क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? और राहुल गांधी की बात अगर लोग इतना मानते हैं कि लोग इंजेक्शन नहीं लगवाते खेड़ा साहब, तो राहुल गांधी पिछले 6 साल में आप कहीं रोक नहीं पाए, न किसी राज्य में न देश में। तो छोड़िए ना, आगे बढ़िए। ये जिम्मेदारी आपकी थी और अगर कुप्रबंधन हुआ है तो कहीं न कहीं इसकी जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। जी क्या? बिल्कुल जिम्मेदारी आप ही की है। ये सवाल लेके मैं विजय जी आपके पास आना चाहूंगी। विजय जी, आखिरी सवाल, अगर सरकार या प्रशासन या स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में एक स्तर पे भी फेल हुई होती तो भी इस चीज को मान लिया जाता, मगर आज की डेट में लोगों की टेस्टिंग
कितनी बड़ी संख्या में होनी चाहिए और कितनी हो पा रही है, वहां से लेकर के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों की कालाबाजारी तक, बीच में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन का मार्केट से गायब होना, बेड ना मिलना, इतनी तरीके की समस्याएं हैं। यानी कि हर स्तर पे हम कह सकते हैं हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी लचर रही, कोई तैयारी नहीं हुई, ये खुल के सामने आ गया। मेरे पास मैडम कम से कम 25, 30, 40 प्रश्न हो गए हैं, तो मुझे एक एक करके उत्तर देना होंगे ताकि हम अपनी स्थिति या देश की स्थिति स्पष्ट कर सकें। कबीर भाई अभी कह रहे थे, इन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप का नाम लिया था, तो एक लाइन में वो भी जवाब देना आवश्यक है कि अमेरिका की अगर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद न होती तो हम वैक्सीन नहीं बना पाते। आज सबसे ज्यादा सफलता अगर हिंदुस्तान ने वर्ल्ड में रिकॉर्ड कायम किया है, वैक्सीन में किया, वैक्सीन लगाने में नंबर 1, 13 करोड़। अब जरा समझिएगा इस बात को, तो हमने सफलता प्राप्त की उससे। ये छोड़ दीजिए कौन कैसे बुला रहे थे, अपना अपना तरीका है डिप्लोमेसी का, हम सफल रहे उसमें। आज हमको दुबई पूरी मदद देने के लिए तैयार है, उसने हिंदुस्तान के दुख में पूरे झंडे लगाए हैं दुबई के अंदर। आप देखिए जरा टेलीविजन के ऊपर, उसने अपनी पूरी बिल्डिंग्स के ऊपर। ये मैं बता रहा हूं कि हम उसमें सफल। लॉकडाउन हमने जब लगाया था, अभी लॉकडाउन का ये कह रहे थे कि वो लगा दिया और पूछा नहीं मुख्यमंत्री से। क्या पूछना, अरे जिस समय अगर आंधी तूफान आएगा किसी से पूछेंगे, उस समय महामारी फैलेगी, कंसल्ट करने की क्या जरूरत थी हमको। हमने साइंटिस्टों को कंसल्ट किया, डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, वर्ल्ड में WHO को कंसल्ट किया हमने, उससे निर्णय लिया। कोई प्रधानमंत्री थोड़ी निर्णय लेते, निर्णय तो टेक्निकल वही लेंगे, वैक्सीन प्रधानमंत्री थोड़ी बनाता है जो भाजपा की कह दी गई। तो सवाल ये है, हमने वो लिया निर्णय और लॉकडाउन ऐसा सफल हुआ कि विश्व में रिकॉर्ड कायम कर दिया हिंदुस्तान ने, और उत्तर प्रदेश है नंबर 1 में। ये सामने है सबके। हेलो, ठीक है विजय जी, लेकिन यहाँ पर सवाल वही जो इस वक्त सबसे बड़ी त्रासदी का मुख्य बिंदु बना हुआ है कि दूसरी लहर में मौतें अपने चरम पर हैं, दूसरी लहर में संक्रमण इतना ज्यादा फैला हुआ है कि फिजिकल से ज्यादा ये लोगों के बीच साइकोलॉजिकल और पैनिक क्रिएट करने वाली महामारी बन गई है। इससे लेकर के हमारी कितनी तैयारी थी वो खुल करके सामने आ गया। खैर, अब चर्चा का वक्त भी हमारा खत्म हो चुका है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए विजय जी आपका, कपिल जी आपका भी बहुत धन्यवाद, मनोज सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी चर्चा यहीं तक, इजाजत दीजिए, लेकिन एक बार फिर उसी संदेश के साथ कि कोविड अभी गया नहीं है, सारे प्रोटोकॉल्स का पालन जरूर करें, खुद भी सुरक्षित रहें और अपने आसपास अपने परिवारजन और अपने अपनों को भी सुरक्षित रखें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए JK न्यूज के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।